जहां महिला के साथ हुई गैंग रेप वारदात में खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर देवबंद रुड़की क्षेत्र के रहने वाले हैं ये आरोपी। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है। आपको बताएं, पिरान कलियर इलाके में चलती हुई कार में गैंग रेप हुआ था। महिला की बच्ची के साथ भी दरिंदगी हुई थी और अब इस मामले में खुलासा हो चुका है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ज्यादा जानकारी सहयोगी विनीत त्यागी फोन लाइन पर मौजूद है। विनीत, बताइए क्या कह रहा है पुलिस डिपार्टमेंट? बिल्कुल, देखिए स्नेहलता, लेकिन करीबी 6 दिन बीतने के बाद आज जो है पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। जो गैंगरेप के आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया है और इनसे जो है घटना में प्रयुक्त जो कार है और जो बाइक है वो भी बरामद की है। आपको बता दें कि 24 जून की रात को जो है वारदात हुई थी। एक मासूम 6 वर्षीय बच्ची और मां के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था इन आरोपियों के द्वारा, लेकिन आज जाके पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली। वहीं पुलिस जो है अब इन आरोपियों का रिपोर्ट संभालने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल विनीत, अब ये देखना होगा कि कौन है ऐसे लोग और अब इसके बाद कानूनी शिकंजा कसा जाएगा इनके आरोप सिद्ध होने के बाद। आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से खबर है, धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए हैं। 100 दिन पूरे होने पर ग्राम्य विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन, जहां ग्राम्य विकास विभाग कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की है और सरकार के रोड मैप के बारे में भी जानकारी उन्होंने साझा करी है। तो 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस कार्यकाल के पूरे होने पर ग्राम्य विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। मंत्रीगण भी दिखाई दे रहे हैं मंच पर, आप ये तस्वीरें जो देख पा रहे हैं। और सरकार ने एक रोड मैप की जानकारी दी है। एक पुस्तिका है जो हाथ में देखी जा सकती है सीएम के, तो उसके जरिए बताने की कोशिश की है कि हमने जब शपथ ली और जिस एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं तो वो कितना कामकाज हुआ है, उसे बताने का, ब्यौरा देने का मौका मिला। तो इस पुस्तिका के जरिए भी ऐसा किया गया। तमाम विभागों के पास आदमी बने मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, कैबिनेट मंत्री रेखा अजय जी, हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सरिता कपूर जी, हमारे थराली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई गोपाल राम टंटा जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी, सामने बैठे हुए हमारे ब्लॉक प्रमुख बहन विनीता पटियाल जी, भाई मनोज सिंह चौहान जी, अनिल कपूर जी, हमारे राजौर भाई, देवा भाई एवं पारसी जी समेत सभी आए हुए हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, हमारे अपर मुख्य सचिव श्री आत्मप्रधान जी एवं सभी सचिवगण, सभी अधिकारीगण, सभी उपस्थित इस कार्यक्रम में हमारे जिलों से प्रतिभाग करने वाले सभी उपस्थित, हमारे बड़े बुजुर्ग सभी उपस्थित, माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आपका मुख्य सेवक आज जनता की सरकार के सफलतापूर्वक 100 दिन पूरे होने पर आप सभी को बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर बाबा केदार, भगवान बद्री विशाल एवं देवभूमि के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं। मेरे लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता और इसका दायित्व ठीक उसी प्रकार से है जिसको निभाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जैसे कोई अपने परिजन या अपने कुटुंब की सेवा करता है। और पिछले 100 दिनों का कालखंड सेवा का, समर्पण का, प्रयास का और संकल्प के 100 दिन रहे हैं।
इन 100 दिनों में हम लोगों ने एक आधारशिला बनाने का प्रयास किया है। एक संकल्प के साथ जो विकल्प रहित संकल्प लिया है, उस संकल्प पर आगे बढ़ने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। मैं आज श्री गणेश जोशी जी को और उनके विभाग के सभी अधिकारियों को सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक शानदार कार्यक्रम यहाँ पर लाभार्थी सम्मान कार्यक्रम आयोजन किया गया और इसमें आज टनकपुर एवं गोपेश्वर में बनाए जा रहे सैनिक विश्राम गृहों का आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया। यह दोनों ही विश्राम गृह इन स्थानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सुविधाजनक होंगे, जो दूर दूर से हमारे सैनिक भाई जिनको अनेकों स्थानों पर जाना होता है, गोपेश्वर जैसे स्थान जो कि बीच में हमारे यहाँ पर, जहाँ एक तरफ भगवान बद्री विशाल है, जहाँ दूसरी तरफ भगवान अमरनाथ है और चारधाम यात्रा चलती है, ऐसे स्थान पर सैनिक विश्राम गृह बन जाने से हमारे सैनिक भाइयों को निश्चित रूप से उसका बहुत लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से जो चंपावत के टनकपुर में बनने वाला सैनिक विश्राम गृह है, यह भी चूंकि यहाँ पर उत्तराखंड में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय यशपाल आर्या ने कहा कि 100 दिन में सरकार ने क्या किया ये बताएं। अगले 5 साल के लिए सरकार के पास कोई लक्ष्य नहीं है। अब देखिए ना, हर सरकार का एक रोड मैप, एक विजन दृष्टि होती है 5 साल के लिए, और ये 100 दिन जो है वो उस जो लक्ष्य है, जो दृष्टि है, जो संकल्प है, उसकी छाप छोड़ती है। ये 100 दिन छाप छोड़ रही है, लेकिन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि जो प्रचंड बहुमत की सरकार है वह कहीं पर भी उस विजन को धरातल पर उतार पाई है। उधर बीजेपी महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी उत्तराखंड सरकार के 100 दिन को लेकर कहा कि संकल्प पत्र को लेकर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। हमारी सरकार की प्राथमिकता पर सुरक्षा और उत्तराखंड के लोगों की आर्थिक तौर पर मजबूती देना ये प्राथमिकता है। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी ने। सरकार के दूसरे कार्यकाल के आज 100 दिन पूरे हुए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, 100 दिन पूरे हुए, विपक्ष कह रहा है कि इन 100 दिनों में कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, इन 100 दिनों में हम विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए नहीं आए हैं। इन 100 दिनों में आने वाले पूरे 5 सालों के अंदर हमने वहाँ की जनता को संतुष्ट करना है। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको पूरा करना है। और ये सरासर विपक्ष द्वारा वहाँ की जनता का अपमान है, जिसने दोबारा भारतीय जनता पार्टी को रिपीट ही नहीं किया, भारी बहुमत से रिपीट उन्होंने किया है। और इन 100 दिनों के कार्यकाल को हम देखेंगे तो ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है। अनेकों योजना को हम लेकर चले हैं और आने वाले समय के अंदर जनता के साथ हमारी जवाबदेही है और उस पर हम कसौटी पर खड़े उतरे हैं। सर, इन 100 दिनों में आपको क्या लगता है कि बेहतर कार्य उत्तराखंड की धामी सरकार ने किया है? देखिए, 100 दिन के अंदर मैंने कहा ना, चुनौती, यात्रा सबसे बड़ी चुनौती। और जो हमने कहा था हम रोज़गार देंगे, हम वहाँ पर टूरिज्म बढ़ा कर देंगे, वहाँ पर महिलाओं को बराबर का हक देंगे, और जो गांव की समस्याएं हैं, जो आप प्लान करा करते थे, वहाँ पर रोज़गार उन्मुख बनाने का काम करेंगे। और जैसे सिविल कॉमन लेकर आए हैं, सिविल कोड लेकर आए हैं, वो हमारी प्राथमिकता थी और जनता वहाँ पे खुश भी है और वातावरण भी उनके अनुकूल है। अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, आप प्रभारी हैं, आप भी जाएंगे, बैठक लेंगे, तो क्या समीक्षा होगी, आगे क्या दायित्व दिया जाएगा? पिछले कार्यों की 100 दिन की समीक्षा तो होगी कि 100 दिन में आपको जो काम दिया गया है वो कितना आगे बढ़ा है। साथ साथ आगे जो अन्य लोग हैं जिन्होंने संगठन में काम किया है और उनको दायित्व देने का भी काम हम आगे करेंगे, और ताकि सभी लोग उत्साहपूर्वक, उनको लगना चाहिए कि हमारी सरकार बनी है और उतनी पूरी अपनी उत्साह के साथ में वहाँ पे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का। शुक्रिया। से बातचीत करने लगे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिनका कहना है कि 100 दिनों को जो दायित्व सौंपा गया तो उसकी समीक्षा की जाएगी और आगे तमाम सारे कार्यकर्ताओं को आगे काम दिए जाएंगे। कृष्ण विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा।
तो देखिए 100 दिन पूरे होने पर रोड मैप तैयार करके वो सौंपा गया, दिखाया गया, इसके बारे में बताया गया कि किस तरीके से सरकार ने दोबारा सत्ता में आने के बाद जनता के लिए कई योजनाएं चलाई हैं और किस तरीके से उन्हें एग्जीक्यूट भी किया गया है। लेकिन इस पर विपक्ष का कहना है कि रोड मैप है नहीं, 5 साल का विजन है नहीं, तो सरकार ने जनता का विकास काम कैसे करना है ये जरा बताएं और समझाएं। इसी पर अब दूसरी तस्वीर है ग्राम्य विकास की ओर से जो कार्यक्रम था उसमें रोड मैप में ये जानकारी दी गई है कि आने वाले 5 सालों में हमारा क्या लक्ष्य है, उत्तराखंड को क्या देना है, फिलहाल 100 दिन में क्या किया गया है, कौन कौन से टारगेट अचीव हुए हैं, इन सारी चीजों का भी लेखा जोखा है, ब्यौरा है। तो दोनों चीजें इस वक्त पैरेलल चल रही हैं। विपक्ष का आरोप है कि रोड मैप नहीं है और सत्ता पक्ष ने ये देखिए 100 दिन का रोड मैप जारी करके दिखाया भी है, बताया भी है और जिक्र इस बात का भी है कि 5 साल का विजन क्या है, उत्तराखंड के जो मूलभूत समस्याएं या जो मुद्दे हैं उस पर किस तरीके से काम किया जाएगा और 100 दिन में क्या किया गया है, ये तमाम चीजें विभाग की ओर से इस कार्यक्रम में बताई गई और इसे डॉक्यूमेंट भी करके रखा गया है, जो आप हाथ में देख पा रहे हैं। इस पुस्तिका के जरिए जानकारी दी गई है, रोड मैप भी दिखाया गया है, यानी वर्तमान की स्थिति और भविष्य का आईना, ये दोनों इकट्ठा करके इस कार्यक्रम में दिखाने और बताने की कोशिश की गई है। तो 100 दिन का जो लक्ष्य लेकर के चली थी सरकार शपथ ग्रहण समारोह के बाद, और अब जब 100 दिन पूरा हो चुका है, इस दरमियान क्या क्या चीजें हुई हैं, कैसे हुई हैं, चुनौतियां क्या हैं, ये इसकी जानकारी तो सरकार के पास होगी, उपलब्धियां क्या रही इसे वो साझा करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन भी कर रही हैं। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये ग्राम्य विकास विभाग की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। देखिए उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है। प्रदेश के इलाकों में बारिश हो रही है। उत्तराखंड से 5 अलग अलग जगहों की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। देहरादून में मौसम बदल गया है, अल्मोड़ा, रानीखेत, हल्द्वानी में भी बारिश हुई है, तो वहीं पिथौरागढ़ में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये देखिए 5 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। पिथौरागढ़, हल्द्वानी, देहरादून, अल्मोड़ा, रानीखेत, जहां बारिश से मौसम सुहावना तो हुआ है लेकिन मुश्किलें किस कदर बढ़ गई हैं इसका अंदाजा भी आप लगाइए। जगह जगह नदी नालों के उफान पर होने की तस्वीरें भी आने लगी हैं। इसके साथ ही अब पहाड़ी जीवन भी मुश्किल हो गया है क्योंकि इन्हीं रास्तों पर सफर करना मजबूरी है, लेकिन वो सफर कितना मुश्किल है आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। पिथौरागढ़ की तस्वीरें सबसे ज्यादा भयानक दिखाई दे रही हैं। पिथौरागढ़ में हुई बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है, नदियां उफान पर हैं। नदियों का जल स्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से नदी उफान पर है और उसके ऊपर शख्स कैसे ट्रॉली के सहारे नदी को पार कर रहा है। उत्तराखंड में शुरू हुई मानसून की आफत। नदियों में आया उफान, कुदरत के कहर से कैसे बचेगी जान। पिथौरागढ़ की इस तस्वीर को गौर से देखिए। बारिश के बाद नदी कैसे उफान मारकर बह रही है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि उसकी लहरें डरा रही हैं। नदी के कुछ ऊपर ही एक शख्स ट्रॉली में नदी पार करने की कोशिश कर रहा है, मगर सवाल यह है कि अगर कोई हादसा हुआ तो इस शख्स का क्या होगा। एक बार फिर से गौर से देखिए इस तस्वीर को। यह शख्स ट्रॉली में बैठकर नदी को पार कर रहा है। महज कुछ ही देर की बारिश से नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसके किनारों पर खतरा है। ऐसे में प्रशासन ने भी लोगों को आगाह कर दिया है कि नदी के किनारों से दूर रहें। एबीपी गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट। तो
मॉनसून के आने के साथ ही हम हमेशा देखते हैं कि पहाड़ों पर जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है और लोग सफर कैसे तय करते हैं, लेकिन अभी व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं, इसकी जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी रवि कैतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ये बताइए कि बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग भी हुई है, कई बार योजनाएं भी बनाई गई हैं, धरातल पर वो योजना कितनी खरी उतरती दिखाई दे रही हैं अगर मॉनसून के मद्देनजर तैयारियों की बात करें तो? बिल्कुल स्नेहिता, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आज जो 5 ज़िले हैं वहां पर लोगों को सतर्क करने की ज़रूरत है। अगर हम कुमाऊं की बात करें तो पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर, इन 3 ज़िलों में आज भारी बारिश और कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा गढ़वाल के 2 ज़िले हैं जिसमें उत्तरकाशी और चमोली है, जहाँ पर भी बहुत भारी बारिश का आज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। जहाँ तक व्यवस्थाओं का सवाल है और जो तैयारियाँ की गई हैं, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री ने बैठक ली है। जो 3 विभाग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, सिंचाई, विद्युत और PWD, इन विभागों को लेकर ये कहा गया है कि वो पूरी तरीके से, क्योंकि मानसून अब आ गया है और जैसे ही मानसून अपने चरम पर होगा तब जो परेशानियां लोगों के सामने आती हैं उनसे कैसे निपटा जा सके, उसको लेकर तैयारियां पुख्ता रखें। और मानसून से पहले जो तमाम तैयारियां होती हैं, चाहे नालों की साफ सफाई हो, रोडों को दुरुस्त करने का काम हो, लैंडस्लाइड वाले जो एरियाज़ हैं उनको चिन्हित करने का काम हो, तमाम चीज़ों की फीडबैक भी मुख्यमंत्री ले चुके हैं। ऐसे में अगर हम बात करें, क्योंकि बीते रोज कल 29 तारीख को उत्तराखंड में मानसून पूरी तरीके से पहुँच चुका है और अभी मानसून के दस्तक के साथ ही 5 जुलाई तक येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया। यानी हम कह सकते हैं कि मानसून भले ही 9 दिन के बाद उत्तराखंड में पहुंचा हो, लेकिन जैसे ही आया है तो एक अलर्ट जारी हुआ और कई दिन ऐसे जहां भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की जितनी भी सूचनाएं या जानकारी या फोरकास्ट रही है रवि, वो लगभग सटीक होती दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से विभाग करते हैं तैयारियों के नजर में, या फिर अगर कुछ अनहोनी होती है तो राहत और बचाव के मद्देनजर। आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय की, जिन्होंने उपेक्षा का आरोप लगाया। कहते हैं कि उन्होंने संघर्ष करके जितनी भी संस्कारी संस्था टिहरी में लाई है, वो संस्थानों की हालत अब खराब हो चुकी है। किशोर उपाध्याय ने कहा कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस टिहरी में बस नाम भर का रह गया है। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कैंपस को छोड़कर के देहरादून में करवाया जा रहा है। दीक्षांत समारोह टिहरी कैंपस को छोड़कर के देहरादून में कराना टिहरी के लोगों के लिए छलावा है। टिहरी का सवाल है, मुझे बड़ा कष्ट है कि मैं जो संघर्ष करके जितनी सारी चीजें यहाँ लाया था उन सब का स्वरूप बिगाड़ दिया गया है। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी यहाँ पर खाली पते की रह गई है, उसमें कुछ है ही नहीं। आप जो है वो कॉन्वोकेशन कहीं यहाँ पर दूसरी जगह कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और मैंने इस संबंध में अपनी भावना से VC साहब को और साथ में मैंने जो राज्यपाल जी के माननीय महामहिम राज्यपाल जी के सचिव हैं उनसे अपनी भावना से अवगत करा दिया। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, हमको इसको यहाँ स्थापित करना है, पहली बात। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।